गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर की हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में हम बात कर रहे थे कंपनी के नियमों से संबंधित और कंपनी के प्रकारों से संबंधित। तो आज हम उस पर बात कर रहे हैं कंपनी की अवस्थाओं से संबंधित। कंपनी की अवस्थाएं, अवस्था या अवस्थाएं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था इसमें 4 अवस्थाएं होती हैं। वो चारों अवस्थाएं पूरी करने के बाद ही एक कंपनी प्रारंभ की जा सकती है। तो पहली अवस्था है उसमें परिवर्तन अवस्था, दूसरी अवस्था है समामेलन अवस्था, तीसरी अवस्था है पूंजी अभिधान अवस्था और चौथी है व्यापार प्रारंभ करने की अवस्था। तो ये 4 अवस्थाएं हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसका थोड़ा छोटा छोटा सारांश आपको मैं एक बार बता दूं। परिवर्तन अवस्था यानी कि कंपनी के प्रारंभ करने के लिए, ठीक है, कंपनी को प्रारंभ करने के लिए, प्रारंभ करने का विचार मन मस्तिष्क में आना और उसे चालू करने की अवस्था प्लस सारी वैधानिक कार्यवाहियों को पूरा, कार्य प्रक्रिया या कार्यवाहियां जितनी भी है उनको पूरा करने से है। ठीक है, तो ये तो परिवर्तन अवस्था में आती है। और ये किसके अंडर में? एक प्रवर्तक रखा जाता है कंपनी में, 1 या 2। ठीक है, और ये प्रवर्तक कौन होते हैं? जिनका किसी प्रकार का कंपनी में कोई अंश नहीं होता, अंश नहीं होता, लेकिन ये अंश कंपनी का ओनर जो नियोक्ता है वो उसे बाद में देता है, नियोक्ता, ठीक है, बाद में देता है। और वो चाहे कंपनी को, इस प्रवर्तक को कंपनी का अंशधारी दे दे, बना दे, चाहे इसे कोई गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में राशि दे दे, लेकिन पहले अगर इसने कुछ राशि मांग ली तो वो कंपनी का प्रवर्तक नहीं गिना जाता। आगे बात आएगी इसी में ही प्रवर्तक कौन होते हैं, ठीक है, और वो उनका क्या पारिश्रमिक होता है, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी अवस्था जो है समावेलन, यानी कि जब ये सारी कार्यवाही पूरी हो जाती है तो कंपनी का निर्माण करना, ठीक है, ये प्रवर्तक की देखरेख में सारा कार्य होता है। तो कंपनी का निर्माण करना, ठीक है, उसे समामेलित करना, जैसे मैंने आपको नियम बताए थे ना, क्या एक निजी कंपनी के लिए 2 और एक सार्वजनिक कंपनी के लिए 7, पूंजी ये सब एकत्रित करना, ये तीसरी अवस्था आ जाती है पूंजी की, कि पूंजी एकत्रित करना। और एकत्रित कैसे होगी? आवेदन के जरिए, जनता से आवेदन मांगना, ठीक है, पूंजी अभिधान अवस्था करना। और जब मिनिमम, जो न्यूनतम अभिधान राशि प्राप्त हो जाती है, न्यूनतम अभिधान राशि जब प्राप्त हो जाती है तब कंपनी को क्या मिलता है? एक सार्वजनिक। देखिए, जहां भी हम बात करेंगे ज्यादातर सारी सार्वजनिक कंपनी से संबंधित हमारी बातचीत होगी, ठीक है। सिर्फ जहां भी अगर कोई बात होगी तो निजी कंपनी की नाम लेकर बात होगी। आपके पास एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप उस क्वेश्चन को सार्वजनिक कंपनी के रूप में मानकर चलेंगे। अगर कोई निजी कंपनी का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो वो नाम से स्पष्ट होगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि आप उसको निजी कंपनी के रूप में मानकर उसके रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे, अपना प्रश्न हल करेंगे। ऐसा नहीं, आप उसे सार्वजनिक कंपनी का मानकर ही प्रश्न को हल करेंगे। और जब न्यूनतम अभिधान राशि प्राप्त हो जाती है तब रजिस्ट्रार से व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र मिल जाता है, व्यापार प्रारंभ करने का, ठीक है। इस तरीके से ये 4 अवस्थाएं पूरी करनी होती है और ये अवस्थाओं के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे जो पहली अवस्था है हमारी परिवर्तन अवस्था, उसके बारे में आज थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। वो मैं आपको बता दूं कौन सी है। पहले देखिए परिवर्तन अवस्था, ये क्या कहलाती है?
कंपनी के निर्माण की यह एक प्रथम सीढ़ी है, ठीक है। और कंपनी के प्रारंभ करने का विचार हमारे मन मस्तिष्क में आता है और उसके बाद हम उसके लिए क्या करते हैं, आवश्यक जांच पड़ताल करते हैं, पूछताछ करते हैं और किन किन व्यक्तियों से हमने परामर्श लेना है वो परामर्श लेकर और इसकी स्थापना के लिए क्या क्या वैधानिक कार्यवाहियां पूरी करनी है, ये सारी स्थिति परिवर्तन अवस्था में आती है, ठीक है। और परिवर्तन अवस्था में एक प्रवर्तक नियुक्त किया जाता है, प्रमोटर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, प्रवर्तक, जिसकी देखरेख में ये सारा कार्य होता है। और ये प्रवर्तक जो होता है ये निस्वार्थ भावना से कार्य करता है और ये नहीं कहता कि मैं आपसे इस तरीके की कोई डिमांड करता हूं। अगर उसने कोई डिमांड कर ली भी मैं आपकी कंपनी को चालू स्थिति में ले आऊंगा, अगर इस लाने का मुझे क्या खर्चा मिलेगा, तो वो प्रवर्तक नहीं गिना जाता, ठीक है ना। मतलब उसने अगर, जैसे मुझे आज मान लीजिए कंपनी शुरू करने की सारी प्रक्रिया पूरी पता है, ठीक है, मैंने, आप मालिक हैं और आपने ये कहा कि मुझे तो पता नहीं है, मैंने ये जिम्मा ले लिया, ठीक है, तो मैंने निस्वार्थ भावना से वो सारा कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी ले ली, लेकिन आपसे किसी प्रकार की कोई भी डिमांड नहीं की कि मुझे ये कार्य कंप्लीट करवाने के लिए आप मुझे क्या दोगे, ठीक है ना। ये डिमांड दी गई, अगर डिमांड कर दी तो मैं प्रवर्तक नहीं, अगर डिमांड नहीं की तो मैं प्रवर्तक के रूप में गिना जाऊंगा। बाद में जब कार्य कंप्लीट होने के बाद इसकी जिम्मेदारी होती है व्यापार प्रारंभ करने तक, यानी कि आज स्ट्रक्चर तैयार भी करना, खड़ा करना, पूरा ढांचा तैयार करना, मशीनें लाना, ठीक है, वैधानिक कार्यवाहियां पूरी करना, सारा स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए और जनता से आवेदन भी मांगना, ये सारी जिम्मेदारी प्रवर्तक की होती है। जब ये सारी जिम्मेदारी कंप्लीट करने के बाद व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है, तब आप, यानी कि आप मालिक थे ना, तो आप मुझे कुछ भी राशि दे रहे हैं या मुझे कंपनी के अंशधारी के रूप में या सदस्य के रूप में नियुक्त कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो सहज स्वीकार होगा, तब मैं तब भी प्रवर्तक माना जाऊंगा। लेकिन पहले कोई डिमांड कर दी तब मैं प्रवर्तक के रूप में नहीं गिना जाऊंगा। जैसे प्रवर्तक किसी से सलाह लेता है, वकील से सलाह लेता है, ठीक है, तो वो वकील सलाह लेने के पैसे लेता है तो वो प्रवर्तक नहीं है, ठीक है ना। कंपनी का जो ठेकेदार है, जो क्या कहते हैं, जिससे मशीनें लाते हैं, तो वो प्रवर्तक नहीं माने जाते। जो व्यक्ति इस कंपनी का, हमारी कंपनी के ढांचे को तैयार करता है, स्ट्रक्चर तैयार करता है, भवन निर्माण करता है, तो वो भी कंपनी का प्रवर्तक नहीं माना जाता। क्यों? उन सब ने उस कार्य से संबंधित पैसे लिए हैं। मतलब सीधी सी बात ये क्लियर है कि प्रारंभिक अवस्था से लेकर व्यापार प्रारंभ करने की अवस्था तक जिस व्यक्ति ने किसी प्रकार की कोई भी धनराशि नहीं ली, वो व्यक्ति प्रवर्तक के रूप में गिना जाएगा, ठीक है ना। अगर हमने किसी से सलाह मशवरा या वकील से फाइल तैयार करवाई, चाहे हमने अपने निजी व्यक्ति से ही, निजी वकील से ही फाइल तैयार करवाई, चाहे उसने 500 की जगह 300 रुपए ले लिए, लेकिन पैसे तो लिए ना। क्यों? उसका वो प्रोफेशन है, पेशा है। अगर वो हर किसी की फाइल ऐसे फ्री में तैयार करने लग जाए तो वो कार्य खाएगा क्या? इसलिए तो जो व्यक्ति पैसा ले रहा है वो प्रवर्तक नहीं है, बाकी सब प्रवर्तक माने जाएंगे। तो कल हम इस प्रवर्तक के बारे में, इसकी परिभाषा, ठीक है, इसका अर्थ, प्रवर्तक के गुण, इनके बारे में आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करते रहेंगे। प्रवर्तक कौन होते हैं, कौन बनाए जा सकते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।